ही हो जाएगा, या 2 महीने के बाद सब कुछ ऑफलाइन ही हो जाएगा। तो ऑफलाइन में जो ऑफलाइन बेस्ट है सर। तो ऑफलाइन हाँ, में जो ऑफलाइन तो बेस्ट होगा ना। ऑफलाइन में जो इम्पैक्ट होता है भाई, वो ऑनलाइन में कभी नहीं आ सकता। ये बात यस मैं भी सर। बोल रहा हूँ, और ये बात आप लोग भी समझ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो सर अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होता है तो उसका तो यार फिर बात ही अलग है यार, मजा आ जाएगा उसमें। तो हम तो ये सोच रहे हैं, मतलब लेट्स बी होपफुल विद इन 50। हाँ सर, पोस्ट बना दीजिए सर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, जो भी हो। हाँ, ऑप्शन आ गया, चलिए। ओके, सो भाई पहली क्लास है, तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरे बारे में जानने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल जान सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, आई मतलब मेरा नाम है हृदेश। वैसे पूरा नाम जो है, मतलब मैं यहाँ का रहने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं झांसी का रहने वाला आदमी हूँ, यूपी। तो जो नाम है और जो सरनेम है वो सब आपके लिए नए होंगे, बट मैं गुवाहाटी में अराउंड 15 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। तो मेरा नाम ये है, and I am a graduate from BTech, मतलब from IIT गुवाहाटी 2009 बैच। तो जब से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ तब से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। अलग अलग वेरीड एक्सपीरियंस है, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली, एलन कोटा, सीपी कोटा। तो एक एक दो दो सेशन मैंने हर जगह जाके देखा और उनके सिस्टम को एनालाइज किया है। एंड उसके बाद फिर मैं सिस्टम बिल्डिंग पे काम करता हूँ आजकल। केमिस्ट्री मेरे को बहुत पसंद है, मेरा खुद का सिलेक्शन केमिस्ट्री में हुआ है। जब मैं नवोदय में 11th में था, तो नवोदय में एक्चुअली यही होता है कि कुछ फैकल्टी होते हैं फीमेल फैकल्टीज, तो उनको छुट्टी मिल जाती है अगर उनको मतलब चाइल्ड वगैरह होना है तो एक एक साल के लिए लोग नहीं रहते थे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि 11th क्लास में हमारी जो मैडम थी वो चली गई, तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था। तो केमिस्ट्री मतलब खुद से पढ़ाया मैंने 11th क्लास में, और इतना पढ़ाया कि 12th क्लास में जब मैं पहुंचा तो मैं लोगों को पढ़ाने लग गया था। तो केमिस्ट्री हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है। और जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो हमारे टाइम पे आईआईटी में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे। ठीक है, मैं आखिरी आदमी हूँ, हम लोगों का बैच लास्ट बैच है 2005 का, जब आईआईटी में सब्जेक्टिव एग्जाम लेते थे वो। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव एग्जाम में 60 मार्क्स के 3 पेपर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मेरे केमिस्ट्री में जितने मार्क्स आए थे 54 आउट ऑफ 60 इन जेई। उस टाइम पे मेंस बोलते थे उस एग्जाम को, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था उसको प्री बोलते थे, और जो सब्जेक्टिव एग्जाम था उसको मेंस बोलते थे। आज जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम बन गया है मतलब मेंस, और जो रियल एग्जाम है आईआईटी जो लेता है वो बन गया एडवांस। ठीक है, लेकिन वो भी ऑब्जेक्टिव ही हो गया है, हमारे टाइम पे वो सब्जेक्टिव था। तो मेरे मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में 54 आउट ऑफ 60, लेकिन बाकी जो दो दो सब्जेक्ट थे फिजिक्स और मैथ, उनमें मिला के 54 आए थे। टोटल मार्क्स 108 आउट ऑफ 180। ऑल इंडिया रैंक मेरी थी उस टाइम पे 1367 आउट ऑफ 3500। केवल 3500 लोग सिलेक्ट होते थे, टोटल एग्जाम 2.5 लाख लोगों ने दिया था। आप समझ सकते हैं 2005 से आज की स्थिति में कितना अंतर है। आज आप देख सकते हैं उसी एग्जाम में 2.5 लाख की बजाय 10 से 15 लाख लोग बैठते हैं। सीट में उतना अंतर नहीं हुआ है, सीट अभी भी 10,000 के लगभग है जेई में। यही सेम चीज मैं नीट पे लगाना पे बोलना चाहता हूँ। मेरे टाइम पे मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग ओरिएंटेड थे। जब मैं कोटा में तैयारी करने गया था तो मैक्सिमम लोग जेई की तैयारी करते थे, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। बट एक वेव होता है, आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग मेडिकल में इंटरेस्टेड है। होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोफेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जब वो प्रोफेशन सेचुरेट हो जाता है तो फिर लोग नए नए प्रोफेशन की तरफ जाते जाते हैं। आज इंजीनियरिंग प्रोफेशन सेचुरेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर समय चाहिए 80,000, और हर साल इंजीनियर बन रहे हैं 8 लाख। आप समझिए, आपने जो पर्टिकुलर फील्ड अभी चूज किया है, अगर आप मेडिकल के आदमी हैं तो ऑफ कोर्स आज अभी मेडिकल फील्ड में सेचुरेशन नहीं आया है, नो डाउट। थोड़ा बहुत मेडिकल की स्थिति सुधरी है। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो आप जहां भी रहते हो वहां पे डॉक्टर्स का मिलना बहुत मुश्किल था। बट 20 साल में इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हैं कि अब हर मोहल्ले में एक क्लिनिक है, एक डॉक्टर है सर्टिफाइड। तो धीमे धीमे मेडिकल का भी
वही हालत होगा जो इंजीनियरिंग का हुआ है, ये बात पक्की है, ठीक है। बट आप एज एन इंडिविजुअल अगर एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही टीडियस काम है, क्योंकि एग्जाम देना इज नॉट लाइक एन एग्जाम जो आप आज से 10 साल पहले देते थे। एग्जाम देना अब एक लड़ाई की तरह हो गया है, और लड़ाई के लिए अब आपको मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। चलिए मैं बेसिक बातें डिस्कस करता हूँ आज आपसे, ठीक है। तो भैया मेरा पास बहुत सारे वेरिड एक्सपीरियंस है, एंड मैं आपको बोल देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आई एम मच मोर कैपेबल टू गिव यू द all the amount of chemistry that you require in order to get 100% marks in chemistry. So no doubt, bear with me. एक साल के अंदर अपन लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, एक एक करके स्ट्रेटजी आप सब लोगों के साथ डिस्कस करके ही प्लान की जाएगी, ठीक है। केवल मेरा ही नहीं, आप लोगों के भी क्या इनपुट्स हैं उनको मैं जरूर टाइम टू टाइम लेता रहूँगा। एनीवे, सो दिस इज अबाउट मी। किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, आपके सामने ही हूँ, देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरी बातें हैं। वैसे मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था, वो अलग बात है, लेकिन मैं केमिस्ट्री का आपका मेंटर हूँ, तो आप तो मेरे को अपना केमिस्ट्री सर मान सकते हैं, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। चलिए तो अगली बात करते हैं सबसे पहले आइडियोलॉजीज की। तो आप जानते हैं साइंस क्या होता है, आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जरा बताइए साइंस क्या होता है, कोई भी एक आदमी, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? आप लोग ने क्यों साइंस चूज किया क्लास 10th के बाद? बोलिए क्या होता है साइंस भाई साहब, कोई भी मिस्टर? सर इट्स लाइक प्रैक्टिकल सर, फॉर सिंपली अगर बोलो तो सर प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं आप, नो डाउट, बहुत बढ़िया बात है, आपने बोला प्रैक्टिकल, नो डाउट, बिना प्रैक्टिकल के साइंस नहीं होता है। और कोई बात इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहता है साइंस में? आई एम जस्ट आस्किंग द जनरल डेफिनेशन ऑफ साइंस कि आपके हिसाब से साइंस क्या है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। बिल्कुल सही बात है। सिस्टमैटिक स्टडी से मतलब क्या है? चलिए, ये जो सिस्टमैटिक स्टडी मैडम ने बोला, तमन्ना मैडम ने, सिस्टमैटिक स्टडी, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक स्टडी? सिस्टमैटिक स्टडी मतलब नोट्स बनाना? सिस्टमैटिक स्टडी मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कर लेना और अपने टेक्स्ट के आगे चिपका देना और उनको रट लेना, ये भी तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है। सो व्हाट प्रिसाइसली साइंस है, वो मैं मतलब आप लोगों के पॉइंट नो डाउट अपने अपनी जगह पे ठीक है, जैसा आपने एक्सपीरियंस किया आपने बोला, बट वास्तव में साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी और एनालिसिस, बिना एनालिसिस के साइंस नहीं होता है, एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन देयर इज नो रिजल्ट। एज सून एज यू विल गेट रिजल्ट, यू नीड टू एनालाइज देम, अदरवाइज एज अ साइंस स्टूडेंट आप दूसरे जनरेशन को क्या देके जाएंगे? यू गेट द पॉइंट? सो उस एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको उससे रिजल्ट्स निकालने हैं। आपको भाई जितने भी लोग हैं, मोहम्मद हुसैन अहमद, अपना माइक बंद कर लें, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है। मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, माइक सभी लोग अपने बंद कर लें प्लीज, ठीक है। हुसैन अहमद जी, हुसैन अहमद जी, इस टाइप का साइन बना रखा है आपने, अपना माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो अपना माइक ऑफ रखें। जब मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके मैक्सिमम डाउट तो मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं 12-15 साल से डाउट ले ही रहा हूँ। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता, आई विल गिव यू अ टाइम, क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रखूंगा मैं, ठीक है। तो आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा, आप थोड़ा पेशेंट रहिए, ठीक है, चीजों को सुनिए समझिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो साइंस इज अ एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस में कितने पार्ट आते हैं, मेनली कितने सब्जेक्ट्स हैं? आप अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे पी सी एम बी, ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि इसमें से एक सब्जेक्ट मेरा है और मेरा सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से अलग है, ठीक है। जब तक आप ये आइडियोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट साइंस की अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट मतलब जब कुछ नहीं था, आप बताइए, जब कुछ भी नहीं था तो एक साइंस जरूर था, क्या? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट साइंस। तुम बोलो सर हम तो मैथ के आदमी नहीं, हमें क्यों बता रहे हो आप? भैया आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बायोलॉजी में भी कोई काम करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो,
तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। कितने मोल, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स, कितने मोल एक पर्टिकुलर चीज के कितने से रिएक्ट किए, बायोकेमिस्ट्री। तो जब भी कोई भी साइंटिफिक स्टडी होती है ना बॉस, तो हमेशा कितना वर्ड आता है। जैसे मैं अगर अब अभी की बात करूं, तो मान लेते मेरे को एक क्लास लेनी है, तो सबसे पहला सवाल मेरा क्या होगा आपसे कि उस क्लास में कितने लोग हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को जब भी हम डीलिंग करते हैं वो मैथमेटिक्स होती है भाई साहब, है कि नहीं। मैथमेटिक्स इज एब्सोल्यूट साइंस जिसका डेवलपमेंट एब्सोल्यूट तरीके से ही हुआ है। ठीक है, 0 1 2 3 4, कोई आदमी ये प्रूव नहीं कर सकता कि 1 के बाद 2 ही क्यों आया। ठीक है, हाँ आप ये जरूर प्रूव कर सकते हैं कि 1 0 से बड़ा है, या 1 एक पॉजिटिव नंबर है, 1 एक नेगेटिव नंबर नहीं है। ये प्रूव हो सकता है, मैथमेटिक्स में है, हायर मैथमेटिक्स में। बट 0 के बाद 1 ही क्यों आया, 1 के बाद 2 ही क्यों आया, 2 के बाद 3 क्यों आया, नोबडी कैन प्रूव। ये अज्यूम किया गया है, समझ नहीं बात। तो एब्सोल्यूट साइंस इज मैथमेटिक्स, जो कि क्या करने का काम आती है कि क्लास है, क्लास में कितने बच्चे बैठने हैं, उसके हिसाब से क्लास की लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। ये चीजें आपको कौन सिखाता है, मैथमेटिक्स। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको ही आना चाहिए, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो। समझ में आ रही सबको बात, क्लियर है? ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। मान लेते हैं मुझे पता चल गया क्लास में कितने लोग बैठने हैं, क्लास का क्या डायमेंशन है। तो अगला सवाल ये आता है कि वो क्लास स्टेबल होगी या नहीं होगी। तो जब भी स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज बोले जाते हैं, जब भी ये देखा जाता है कि मेरा सिस्टम स्टेबल है या नहीं, तब जो साइंस यूज होती है वो होती है फिजिक्स। फिजिक्स में आप यही करते हो, जैसे अगर आप अगर बैठे हुए हो तो आपके ऊपर नेट फोर्स 0 है, आपका जो भी मास है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पे एक नेट फोर्स लगाया तो उस बॉडी को मूव करना चाहिए। दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स विल ऑलवेज गिव यू द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ थिंग्स। समझ में आ रही बात? एंड फिजिक्स इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। आप मैक्सिमम लोग जो बायो के लोग होते हैं उन्हें फिजिक्स पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में ही उन्होंने मैथ को अलविदा बोल दिया। उन्होंने बोला मैथ हमें पसंद नहीं है, हटाओ, हम बायो लेगा। ठीक है, उन्होंने पहले ही से मैथ को अलविदा बोल रखा है। और जब वो फिजिक्स पढ़ते हैं तो भैया फिजिक्स में उन्हें हर एक सवाल में एफबीडी बनाना पड़ता है, फोर्स बैलेंस करना पड़ता है, एक्स में वाई में इक्वेशंस बनानी पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सब पूरी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। ठीक है, एक एक्स पे जाओ, डी एक्स की थिकनेस लो, फिर थीटा पे जाओ, डी थीटा का एंगल लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, सब में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब लगाना पड़ता है। तो मैक्सिमम बायो के स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ, सबकी दिक्कत होती है कि उन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आता, मतलब बोलते हैं फिजिक्स बेकार सब्जेक्ट है। 95% ऑफ नीट एस्पिरेंट आर लैगिंग इन फिजिक्स। व्हाई? बिकॉज वो कभी सेंस को समझे ही नहीं। उन्होंने फिजिक्स को देखा तो उन्हें मैथ की याद आई, उन्होंने बोला ये तो बहुत मैथमेटिक्स है, इतना तो हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। मैकेनिक्स को इन जनरल लोग छोड़ ही देता है। ठीक है, और अगर पढ़ना भी होता है तो न्यूटन लॉ तक पढ़ लेता है, बस। ये सब बातें हैं जो कि मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट में देखी हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। 95% ऑफ फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। आप देख लीजिए, एक्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक जो जिनमें मैथमेटिक्स नहीं है, जो सीधे आपको याद करने हैं, उनके अलावा हर जगह पे आपको मैथमेटिक्स लगानी ही पड़ेगी। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप लोग 12th पास हैं, इसलिए मैं आपको पूरा ज्ञान दे पा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे ही बेस्ड है। इनमें मैथमेटिक्स नो डाउट है, बट ज्यादा मैं कहूँ फोकस दिया गया है एक्सपेरिमेंटेशन पे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी का एग्जांपल देता हूँ। बायोलॉजी में आज से 200 साल पहले गांव के लोग मर जाते थे मलेरिया से। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हुए, आज हमारे पास मलेरिया की वैक्सीन है, मलेरिया से लोग नहीं मरते हैं। ठीक है, लेकिन आज नई बीमारियां हैं, आप एक बीमारी से तो हम सभी लोग जूझ ही रहे हैं, उसकी भी वैक्सीन बनी। वो कैसे बनी? एक्सपेरिमेंट से। समझ में आ रही बात? तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर रिलेटेड, दे गो अलोंग। समझ में आ रही बात?
तो जिस तरीके से आप बायोलॉजी पढ़ते हैं उसी तरीके से केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। समझ में आ रही बात? हिस्टोरिकली कैसे कोई चीज बनी, ठीक है, कैसे एक सेल बनी, क्यों प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल में बदलना पड़ा। जब तक आप क्यूरियस नहीं है तब तक आप साइंस के स्टूडेंट नहीं माने जा सकते। समझ में आ रही बात? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कि वो चैप्टर का नाम पढ़ा, वो चैप्टर क्यों है इस दुनिया में, क्या इसीलिए है कि हमें नंबर मिलेंगे उससे एग्जाम में। अगर ये आपकी सोच है तो भैया फिर आप सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट जो है वो क्यों पैदा हुआ, उसका क्या रिलेशन है, वो हिस्टोरिकली कैसे आगे बढ़ा। समझ आ रही बात? शुरुआत में कौन आदमी ने उसके ऊपर काम किया, ठीक है। अगर आप देखें जब भी जेनेटिक्स की बात आती है सबसे पहले डीएनए, आरएनए, इन सब की बात होती है, वाटसन एंड क्रुक्स की बात होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ही पहली बार डीएनए निकाला, पहली बार स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे हमारे पास तो मशीन हो गई है जिनमें हम केवल मटेरियल डालते हैं और हमारे पास सारा स्ट्रक्चर आ जाता है, इवन सीक्वेंस आ जाता है, एटीजीसी एयूजीसी वाला। आप मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग या नहीं? तो आज के टाइम के हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन में भी वेरी लेस, बट उन्होंने शुरुआत की है भैया इस टॉपिक की। अगर मैं उनको भूल जाऊंगा तो भैया ये टॉपिक बना कैसे ये मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो केमिस्ट्री को आपको ऐसे समझना चाहिए, मैथ की तरह नहीं समझना चाहिए। देखो जैसे मैथ में क्या होता है, आगे बढ़ता हूँ अगले पेज पे। मैथ और फिजिक्स में क्या होता है, मैथ और फिजिक्स में सवालों का जवाब होता है ऐसे या ऐसे, ऐसे समझा रहे बच्चों की तरह। बोल दो आप लोग सभी लोग बड़े हो गए बट फिर भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ में या तो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है। समझ में आई बात? मैथ में और फिजिक्स में कभी भी चीजें समय के साथ बदलती नहीं है, ठीक है। नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है मैथ और फिजिक्स की बात। समझ में आ रही बात? ओके, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, ये आपसे पहले भी था, अभी भी है, आप नहीं रहेंगे ना दुनिया में उसके बाद भी रहेगा। 1 एक पॉजिटिव नंबर है, ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज से 1000 साल बाद भी रहेगा। समझ में आ रही बात? मैथ में कोई चेंज नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। न्यूटन एक किताब लिख के गया था डिफरेंशिएशन की, 500 सालों से वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नॉट अ सिंगल चेंज, नॉट अ सिंगल फॉर्मूला हैज बीन चेंज। समझ में आ रही बात? लेकिन 500 सालों में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या हुआ है भाई साहब, आप खुद इमेजिन करिए। 500 साल पहले केमिस्ट्री का एक पतला सा बुक हुआ करता होगा, क्यों? आप खुद बताइए। 500 साल पहले लोग 4-5 गैसेस के बारे में जानते थे, 4-5 केमिकल्स के बारे में जानते थे, उन्हीं की स्टडी कर लो, हो गया केमिस्ट्री, दैट इज जनरल केमिस्ट्री, बस खत्म। समझ में आ रही बात? आज केमिस्ट्री के कितने पार्ट हैं, कितने पोर्शन हैं, समय के साथ वो पोर्शन ग्रो कर रहे हैं। क्या मैं सेम अप्रोच बायोलॉजी और केमिस्ट्री में लगा सकता हूँ? कभी नहीं, ठीक है। आज से 100 साल पहले वायरोलॉजी नाम की चीज नहीं थी, 200 साल पहले। आज बायोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, समझ रहे हो या नहीं? माइक्रोबायोलॉजी नाम की चीज नहीं थी 100 साल पहले, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे। आप कैसे चेक करोगे माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोस्कोप ही होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बनी? 1950s के बाद, जब लाइट की प्रॉपर्टी स्टडी हो गई। 100 साल पहले तक तो लोग यही इसी में लड़ाई करते थे कि लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है। कोई बोलता था पार्टिकल है, कोई बोलता था वेव है। न्यूटन ने बोल दिया पार्टिकल होता है लाइट, और ह्यूगन ने बोल दिया वेव होता है लाइट। दोनों उसी पर लड़े मरे हैं, दोनों के अपने अपने ग्रुप है। तो आप समझिए कि जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट बनेंगे। ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट को पुरानी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, तो हमें उनको एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरीज इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। इसीलिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की दुनिया पल पल बदलती है, ठीक है। मैथ में फिजिक्स में होता है कि 2 + 2 = 4, फिक्स हो गया। केमिस्ट्री में 2 + 2 = 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आज 4 है, कल 5 हो जाएगा, परसों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का यही होता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पे टिक या क्रॉस नाम की चीज ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, याद करिए क्लास 9th में जब आप थे तो आपने केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ा था, बताइए?
क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, बोलिए। आपके स्कूल के टीचर ने आपको बिल्कुल प्यार से पढ़ाया होगा और बोला होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, पहली बार एटम का टर्म आया और ये वो पता नहीं क्या क्या, और आपको बहुत मजा आया होगा। बोलिए, कोई भी एक आदमी तो बोल दो एटलीस्ट, मैं अगर पूछ रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को लगेगा। Yes, sir. के लिए 9th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट Yes, टॉपिक sir. क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपने बहुत ही प्यार से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, बहुत मजा आया। ठीक है, हुआ क्या? 10th क्लास में जब आप आए तो आपको बोल दिया गया कि एटम तो टूट जाता है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप परेशान कि यार फिर जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तो एटम टूट नहीं रहा था, तो क्या 9th क्लास में गलत पढ़ाया और 10th में नई चीज आ गई? चलो आपने बोला चलो एक बार ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, चलो मैं बोल देता हूँ कि डाल्टन का एक पोस्टुलेट गलत है। ठीक है, चलिए 11th में आते हैं। जैसे ही आप 11th में आए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया गया आपको बोला गया भैया जो रदरफोर्ड मॉडल है वो गलत है, बोर्स मॉडल गलत है। ठीक है, पुराने कॉन्फ़िगरेशन गलत है, नए कॉन्फ़िगरेशन SPDF होते हैं क्योंकि वेव नेचर भी होता है। सब चीजें जो आपने 9th 10th में पढ़ी वो गलत होगी। तो फिर केमिस्ट्री का आदमी जाएगा कहाँ? अगर आप उसे मैथ की तरह पढ़ने लग गए सही और गलत के बेसिस पे, तो आप कभी केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। आपको क्या चाहिए? आपको वही अप्रोच चाहिए जो बायोलॉजी में आपने पढ़ी है। ठीक है, कैसे? समय के साथ। क्योंकि जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही है या गलत है? क्या जवाब है आपका? कोई भी आदमी अपने विचार रखे, बोलिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपके हिसाब से सही है या गलत, बताइए। मरियम मैडम दिख रही है मेरे को। मरियम मैडम आप बताइए, आपके क्या विचार है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही है या गलत? बोलिए, हेलो, कोई भी आदमी हाँ बोले। सर। हाँ, तो क्या बोलना चाहती हैं आप? आपके क्या विचार है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही है या गलत है? आप 12th पास है, क्या बोलेंगे आप? सर सही है। सही है? तो फिर कैसे सही है? उसके तो सारे पोस्टुलेट गलत हो गए। आपने खुद पढ़ा है भाई। एक तो आप लोग सबसे पहले मतलब जितने भी लोग का नाम जो है वो अपने ओरिजिनल नाम से ऐड हो मीटिंग में। ठीक है, ये Vivo 1606, ठीक है, ये सब सही नहीं लगता है यार। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, थोड़ा सिंसियरिटी रखें क्लास में। अपने ओरिजिनल नाम से आप मतलब ज्वाइन करें। ये Vivo 1606 भाई, अपना ओरिजिनल नाम चेंज कर लो, सर बहुत ही आसान है। हाँ बोलिए मरियम मैम। सर डेल्टन थ्योरी रॉन्ग प्रूफ किया था। रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है भाई? क्यों रॉन्ग है? आपको मतलब अपने स्टेटमेंट को बोलना पड़ेगा ना कि भाई डाल्टन थ्योरी क्यों रॉन्ग है। तो आप सर बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेल्टन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर। नहीं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, यस दैट सर वी या कैन हैव फ्रॉम एनी मैटर। ठीक है, ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एनीवे, तो भाई मैं आपको बोल देना चाहता हूँ केमिस्ट्री में कभी ऐसी अप्रोच हो नहीं सकती कि टिक या क्रॉस। क्यों? केमिस्ट्री में सब चीजें सही है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एकदम सही है। क्यों? क्योंकि वो जिस टाइम पे दी गई थी उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, डाल्टन साहब की थ्योरी ने उस सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रही बात? वो अलग बात है कि समय के साथ चीजें बदली, नए एक्सपेरिमेंट हुए। थॉमसन ने अपना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, एंड फाइनली न्यूट्रॉन की खोज हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। तो फिर एटम डिविजिबल हो गया। फिर हमें पता चला कि एटम नहीं, एटम की खुद की एग्जिस्टेंस होती है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन के दौरान। ये सारी चीजें समय के साथ एक्सपेरिमेंट के साथ आई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपको उस टॉपिक की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकली उस टॉपिक को नहीं जानते हैं तो आप कभी भी एक्सपर्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते केमिस्ट्री। ठीक है, हमेशा आपके अंदर डाउट होगा कि भैया ये चीज सही है या गलत। आपको लगेगा ये चीज सही है, 2 पेज पलटेंगे तो आपको नई चीज मिल जाएगी जो ज्यादा बेटर रिजल्ट देगी,
और आपको फिर पुरानी चीज भूल जानी पड़ेगी। तो आपको अगर ये चीज क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट की आइडियोलॉजी क्या है, तो आप हमेशा लैग करेंगे और हमेशा आप रटने की कोशिश करेंगे। तो भैया रटने से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर आप रटेंगे तो भैया उससे कभी भला नहीं हो सकता आपका। आपको चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आज का ज्ञान जो है आपको सब्जेक्ट को लेके यही है कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर हैविंग सेम प्रिंसिपल, जिसके ऊपर वो ग्रो किए हैं। तो केमिस्ट्री को जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो वैसे ही पढ़िए, बायोलॉजी में भी ऐसे ही है। अगर आप बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो शुरुआत में, जैसे हम अगर अपने आई की बात करें तो शुरुआत में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आई में केवल रेटिना कॉर्निया यही सब था, बाकी चीजें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब हमें नई नई चीजें पता चलती हैं कि इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर वो भी है। अब आई के अंदर ही आप 100 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पुराने जमाने की किताबें गलत थी? नहीं, वो भी सही थी, क्योंकि उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो उनको एक्सप्लेन कर पा रही थी, ठीक है। तो समय के साथ ही सही या गलत मेजर किया जाता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। समझ में आ रही बात? तो बायोलॉजी को आप बेसिस बना के रखे हैं। आप सभी लोग नीट के आदमी हैं, तो ऑफ कोर्स उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ पे कोई जेई का है आदमी? कोई जेई की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है क्या? प्लीज बताएं। है क्या कोई? नहीं है ना? सब सब बायोलॉजी के हैं। तो आप सभी लोगों का इंटरेस्ट बायोलॉजी हो गई होगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के बायोलॉजी वाला आदमी, मतलब बायोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तब तो भैया फिर बड़ी दिक्कत है नीट में। वैसे भी आधे मार्क्स बायोलॉजी से ही आते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री को क्लब कर सकते हैं। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आप नंबर बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हर एक टॉपिक मैथमेटिक्स वाला नहीं होता है। मॉडर्न फिजिक्स हर साल ही कम से कम 20-25 मार्क्स का सवाल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, बहुत आसान है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कुछ आसान आसान टॉपिक है, आप सिलेक्टिव स्टडी करके और नंबर आराम से 150 मार्क्स कमा सकते हैं फिजिक्स में। अगर आपको उसके रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप अपने फिजिक्स वाले सर से पूछिएगा। अगर आपको मेरे से पूछना है तो आप कभी भी क्लास के बाद मेरा नंबर, हाँ मैंने अपना नंबर आपको नहीं दिया है, ठीक है। वैसे नंबर आपको शेयर हो ही जाएगा, बट फिर भी मैं अपना नंबर आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो यू कैन ऑलवेज सेंड योर डाउट। व्हाट्सएप इस पर इनेबल्ड है, व्हाट्सएप टेलीग्राम जिससे भी आपको उचित लगे आप अपने डाउट कभी भी पूछ सकते हैं बाई एनी मोड। रिकॉर्ड करके अपना सवाल भेज दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो लिख के भेज दीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए। आई विल ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स, ठीक है, कि आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहिए। चलिए, तो ये नंबर मैं लिख दिया, ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ये आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगा अपने ही ग्रुप में, सो दैट विल बी ईजी फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए वास्तव में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर मैं बोलूँ कि आप सभी लोग 12th पास हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है स्टूडेंट की जिसकी वजह से वो नीट में या जेई में सिलेक्ट होता है? कोई बताएगा? बोलिए, कोई भी, एनीवन, कि ये जो चीज़ आपने 12th क्लास तक की जीवन में 1000 बार सुनी होगी कि किसी से भी पूछने जाओ कि सर, या किसी भी आदमी से सलाह लो कि सर मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं मैं, तो एक ही जवाब आता है। बताइए वो क्या जवाब है? मेहनत। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहता था, ठीक है। हर आदमी बोलता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हर आदमी के जुबान पे एक ही डायलॉग होता है, मेहनत करो। कोई बोलता है मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो बगल वाला बोलता है मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, 10 घंटे पढ़ो। कोई बोलता है 10 काफी नहीं है, 12 पढ़ो, तो बोलता है नहीं 12 नहीं 16 Sir, पढ़ो। smart study. बिल्कुल। सो वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हार्डवर्क इज नो डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हार्डवर्क से सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हार्डवर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, हार्डवर्क इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बट आप एग्जाम के आइडियोलॉजी को समझें। जो एग्जाम आप दे रहे हैं, एग्जाम अभी तक आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं वो 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक एग्जाम आपने दिया एब्सोल्यूट नेचर का। एब्सोल्यूट नेचर के एग्जाम में क्या आता है? बोर्ड के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम। इनमें क्या होता है? इनमें आपसे थ्योरी पूछी जाती है, इनका सिलेबस फाइनाइट होता है,
लिमिटेड, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, वहीं से सारे सवाल आ जाएंगे। स्कूल में टीचर्स के नोट्स पढ़ लीजिए, सारे सवाल वहीं से आ जाएंगे, बात खत्म। समझ में आ रही बात? ये होता है एब्सोल्यूट एग्जाम। और एब्सोल्यूट एग्जाम की स्ट्रेटजी एक ही है, मैं बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क। समझ में आ रही बात? आप स्कूल में कभी भी देखें, हर स्कूल की दीवारों पर लिखा रहता है हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। नो डाउट, वो एकदम सही लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है, आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है, आप मेहनत करिए, रट लीजिए, घोट लीजिए। मैंने भी ऐसे नंबर कमाए। 10th क्लास में मेरे मतलब आर डी शर्मा मैंने रट लिया, 12th क्लास में मैंने आर डी शर्मा रट लिया, मेरे दोनों बार मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स आ गए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये होता है हार्ड वर्क। मुझे समझ में चाहे कुछ आया हो या ना आया हो, लेकिन मैंने मेहनत की, मेरे नंबर आए, तालियां बजी, मैं अपने नवोदय का टॉपर हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन क्या नवोदय के टॉपर बनने से आप कोई जॉब मतलब पा सकते हैं? क्या आप अपने स्कूल टॉपर बनने से केवल आपको सम्मान मतलब यही मिलेगा कि 2 लोग आएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे, गमछा पहना देंगे, बस? कोई आपको नौकरी नहीं देने वाला 12th क्लास के रिजल्ट से या 10th क्लास के रिजल्ट से। दैट मीन्स अगर आप अपनी जिंदगी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट एग्जाम की स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाली, क्योंकि जो दूसरे एग्जाम है जिनके थ्रू आपकी जिंदगी चलती है वो होते हैं रिलेटिव एग्जाम। कॉन्सेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है? एब्सोल्यूट एग्जाम में रिजल्ट आपको पहले से पता होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट एग्जाम में पेपर के ऊपर ही लिखा रहता है कि पास करने के लिए कम से कम 1/3 मार्क्स चाहिए। खत्म, कोई लिमिटेड सीट नहीं होता है। जैसे इस बार कोरोना की वजह से बहुत सारे बोर्ड्स का रिजल्ट 100% रहा है। व्हाट डू यू मीन 100%? जितने लोग बैठे सब पास हो गए। समझ में आ रही बात? दिस इज द नेचर ऑफ एब्सोल्यूट एग्जाम, ठीक है। और इसके लिए भाई सीधी सी बात है, जो आदमी 2 घंटे पढ़ता था अगर वो 4 घंटे पढ़ेगा तो उसके मार्क्स 70 से 80% हो जाएंगे। 6 घंटे पढ़ेगा 90% हो जाएंगे। 10 घंटे पढ़ेगा 99% हो जाएंगे। तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मैं मानता हूँ, स्कूल में मेरे सर लोगों ने भी मेरे को ये सिखाया और मैंने वो अपनाया, मुझे स्कूल में खूब बढ़िया नंबर मिले। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि जब मैं आईआईटी की तैयारी करने गया और मैं हार्डवर्क को अपनाया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ भाई साहब, मैं फेल हो गया। ठीक है, क्यों? क्या रीजन है? रीजन है रिलेटिव एग्जाम का पैटर्न। रिलेटिव एग्जाम ऐसे एग्जाम है जिसमें आपको अच्छा ही नहीं करना है, आपको बाकी सबसे अच्छा करना है, क्योंकि इनमें लिमिटेड सीट्स हैं। आप समझ रहे हो? जैसे नीट में ही 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लेते हैं 5 लाख लोग जो हैं वो एकदम काम के नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका दिमाग पापा के बिजनेस को संभालने में है, या वो जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मार पीट के, मार कुटाई के, या उनका दोस्त पढ़ रहा है इसलिए वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 5 लाख लोगों को मैं निकाल दूं तब भी कितने कितने लोग हैं? 10 लाख लोग हैं, ठीक है। 10 लाख लोगों में चलो मैं मान लूं कि 5 लाख लोग और ऐसे हैं जो कि मेहनत नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तब भी कितने लाख लोग बचे? 5 लाख लोग बचे। ये जो 5 लाख लोग आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, ये तो हार्ड वर्किंग है, ये तो वही मेहनत कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, ठीक है। सीट्स कितनी है? एम्स में तो 1000 भी नहीं है। टोटल मेडिकल की सीट कितनी है? 30,000 से भी ज्यादा नहीं होंगी, 30,000 होंगी बहुत से बहुत। प्राइवेट में वालों 50,000 होंगी। बताइए, 4,50,000 लोगों ने क्या गलती की? वो भी तो हार्ड वर्किंग थे। चलो 50,000 लोग डॉक्टर बन गए। रिमेनिंग जो हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, जो अच्छे स्टूडेंट है, 4.5 लाख लोग तो कुछ नहीं बन पाए ना भाई, फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट एग्जाम की स्ट्रेटजी यहाँ पे डाली है। समझ में आना चाहिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव एग्जाम की तैयारी में आपको केवल हार्ड वर्क ही नहीं करना है, आपको गधा नहीं बनना है, आपको घोड़ा बनना है भाई साहब। आप स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? आप अपनी एनर्जी वहीं पे लगाइए जिससे आपको डेली ये पता चले कि आप अपने गोल के कितने करीब पहुंचे हैं। आपने 4 घंटे किताबों के पन्ने पलटे, आपको समझ में कुछ नहीं आया, तो उस हार्ड वर्क का कोई मतलब नहीं, समझे? आपने आधे घंटे भी पढ़ाई की लेकिन आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरे लाइफ भर के लिए, दैट मीन्स वो स्मार्ट वर्क, वो रिक्वायर्ड है। समझ में आ रही बात भाई? रिलेटिव एग्जाम में क्या नीट के पेपर में ऐसा लिखा रहता है क्या कि 70% नंबर लाओगे तो हम आपको पास कर देंगे? नहीं। नीट के एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है
कि आप 90% नंबर लाओ पेपर के और आप फिर भी फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर सीट आपसे पहले जितनी सीटें 10,000 मान लेते सीटें और 10,000 लोगों ने आपसे बढ़िया परफॉर्म कर दिया तो आप फेल हो गए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 30% पे आप टॉपर बन जाए नीट के। मान लेते हैं ऐसा कुछ हो, भगवान सबका दिमाग खराब कर दे, केवल आपका ही दिमाग सही रहे, ठीक है, तो आप टॉपर बन जाएंगे 30% पे। दिस इज द एसेंस ऑफ रिलेटिव एग्जाम। जब तक आप एग्जाम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे ही नहीं, तब तक आपकी स्ट्रेटजी कैसे बनेगी बॉस, तब तक आपका रिजल्ट कैसे आएगा बॉस। भीड़ का हिस्सा है आप, तो टॉपर बने रहिए अपने स्कूल के, अपनी कोचिंग के। क्या कोचिंग का टॉपर बनने से या स्कूल के टॉपर बनने से आपका सिलेक्शन होता है क्या? भाई आप बताइए, भारत में कितने स्कूल हैं? भारत में कम से कम 1 लाख स्कूल है और हर स्कूल में एक दो साइंस के सेक्शन है, हर सेक्शन का एक टॉपर है, सब हार्ड वर्किंग है। 2-3 लाख तो टॉपर होते हैं हर साल भारत में स्कूल के, लेकिन क्या 2-3 लाख लोग डॉक्टर का नीट में क्वालिफाई होते हैं क्या? नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचना है, और मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए हार्ड वर्क एक कंपोनेंट हो सकता है, बट हार्ड वर्क एक क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट उसी जगह पे लगाने पड़ेंगे जो कि आपको रिजल्ट दे। उस जगह पे एफर्ट लगाने का क्या फायदा जो आपको रिजल्ट ना दे? ठीक है, पुराने जमाने में हार्ड वर्क बहुत अच्छा था। अगर आज से आप 50 साल पहले की बात करें तो आप हार्ड वर्क करके 12th पास कर लीजिए, मैट्रिक पास कर लिया, आपके लिए सरकारी नौकरी है। क्यों? क्योंकि कोई था ही नहीं मैट्रिक पास करने वाला, बहुत कम लोग होते थे, गुवाहाटी में ही 10-15 लोग होंगे उस टाइम पे। सबको सरकारी नौकरी तुरंत सरकार घर पे लेटर भेज देती थी कि आइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जगह खाली पड़ी हुई है। समझ में ही बात? आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अगर मैं एक मतलब लो प्रोफाइल की भी जॉब निकालता हूं तो उसके लिए मतलब ओवर क्वालिफाइड लोग भी अप्लाई कर देते हैं। आज एक प्यून की नौकरी के लिए भी पीएचडीज अप्लाई करने लग गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सरकारी नौकरी। दैट मीन्स हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला बॉस, यू नीड टू बी स्मार्ट। आपको वही काम करना चाहिए जिससे रिजल्ट आए। आप केवल ये सोचो कि नहीं मैं तो बस पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, डेली सुबह आता हूँ, बस्ता उठा के लाता हूँ, क्लास में बैठता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, काम कर लेता हूँ, बात खत्म, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही डिम है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको एफर्ट उसी डायरेक्शन में लगाने चाहिए जिससे रिजल्ट आए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बहुत बेसिक सी, स्मार्ट वर्क के ऊपर। सोचिए, एक आदमी है, ये आप हो मान लेते हैं, कैसे स्मार्ट वर्क किया जाए, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हार्ड वर्क का आदमी क्या करता है? हार्ड वर्क के आदमी की जो मेंटेलिटी होती है वो होती है 100% मैक्सिमम सिलेबस। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है। जैसे आप में से ही मैं, अगर आप सभी लोग 12th पास हैं, आप सब लोगों ने जरूर जानते होंगे केमिस्ट्री 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है कि नहीं? सभी लोगों को पता है। ठीक है, कई लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री होगी, कई लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री एकदम बकवास लगती होगी, कई लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद होगी, कई लोग बोलते होंगे क्या बेंजीन बेंजीन बना रखा है, दिमाग खराब हो जाता है। अपना अपना चॉइस है। बट एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, आप एनसीईआरटी की दोनों किताबें उठा लीजिए, 11th की और 12th की, चैप्टर का नाम पढ़िए, आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि ये चैप्टर मेरे से होता है या नहीं होता है। जैसे कई लोग मोल कंसेप्ट का नाम सुनते ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये चैप्टर मेरे से कभी नहीं होता है। ठीक है, हार्डवेयर आपको क्या सिखाता है? अगर आप ऐसे चैप्टर पे लगाएं, अगर आप पूरे सिलेबस को आज ही, मैं आपको चलो एक काम देता हूँ, आप आज ही ये काम करके देखें। आप केवल एनसीईआरटी बुक उठाएं, कंटेंट्स में जाएं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 केवल नाम पढ़िए और अपने आप से पूछिए कि आपको वो चैप्टर आता है या नहीं। आप जो आपको आपके अंदर से आवाज आएगी कि मोल कंसेप्ट हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, मैंने इतनी कोशिश कर ली, केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स पल्ले ही नहीं पड़ता, मैंने 10 बार पढ़ के देख लिया। आप अगर अपनी खुद की प्रोफाइलिंग करेंगे ना भाई, तो आपको पता चलेगा कि आप कम से कम 60%, 60 से 70% वेरी करता है, 60% सिलेबस में साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो आपको पसंद है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन हार्डवर्क आपको क्या सिखाता है भाई साहब? हार्डवर्क आपको सिखाता है
कि जो आपको आता है उसको भूल जाओ और लगे रहो किसकी तरफ, जो आपको नहीं आता है। तो 30 से 40% उसके ऊपर लगे रहो, मैक्सिमम टाइम उसके ऊपर लगा दो, अपना टाइम केवल और केवल 100% करने के पीछे दौड़ाओ। ये है कहानी किसी भी XYZ स्टूडेंट की जो कि हार्ड वर्किंग है। वो कभी जो उसके हाथ में उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, जो उसकी रीच में नहीं है, वो हार्ड वर्क के चक्कर में उसी के पीछे दौड़ता रहता है। ये चलिए यहाँ पे पढ़ के देख लिया, समझ में नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। उसे लगता है कहीं और, मतलब एकदम मतलब कोई बहुत महान मतलब तरीके या कोई ऐसा जादू की छड़ी है, घुमा देगा तो आपको मूल कंसेप्ट आने लग जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है। समझ में आ रही बात? ये हार्ड वर्क की अप्रोच है। ठीक है, होता क्या है इस चक्कर में, वो अपना मैक्सिमम टाइम उन टॉपिक्स पे लगाता है जिन टॉपिक्स में वो साइकोलॉजिकली वीक है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, जिन टॉपिक में आप साइकोलॉजिकली वीक हैं उनमें आप एक्सपर्ट लेवल पे नहीं पहुंच सकते। नो डाउट वो आपको आने लग जाएंगे, आपको थ्योरी आने लग जाएगी, आपसे बेसिक सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे, लेकिन जब टफ सवाल आएगा आपसे सॉल्व नहीं होगा। और एग्जाम में तो और भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। अभी आप घर पे बैठे हो ना भाई, आपको बहुत मजा आ रहा है, आप अभी बीच में अपना माइक ऑफ करके टीवी भी देख सकते हैं, है कि नहीं? फ्री है ना आप अपने खुद के मतलब निश में है कि नहीं? आपका अपने इकोसिस्टम में आपको ज्यादा मजा आ रहा है। अब अगर आपको मैं वही सेम पेपर क्लास में सॉल्व कराऊं और मैं ना रहूं क्लास में, आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे। डिसिप्लिन आ गया, स्ट्रेस। मैं सामने खड़ा रहूं आपके ऊपर, मुंडी पे एकदम देखता रहूं, एक एक वर्ड आप जो लिख रहे हो वो पढ़ता रहूं, आपके नंबर और कम हो जाएंगे। स्ट्रेस। तो सोचिए, नीट एग्जाम आपने दिया ही होगा, अभी देने वाले होंगे कई लोग। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जब नीट का एग्जाम आप देने जाओगे कितने स्ट्रेस माहौल में आप रहोगे। उस स्ट्रेस माहौल में जो टॉपिक्स आपसे आपको पसंद नहीं है, उन टॉपिक्स से नंबर ला पाना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब। एक स्मार्ट आदमी की चॉइस क्या होनी चाहिए कि मुझे ऐसे टॉपिक चाहिए, वो स्ट्रेंथ चाहिए जो कैसा भी इन्वायरमेंट क्यों ना हो मैं उसको सही कर दूं, मतलब मैं उस एडवर्स कंडीशन में भी सही रिजल्ट बनाऊं। भाई सीधी बात है, हर एग्जाम के लेने के पीछे एक सोच होती है। प्रोफेशनल बनने वाले हैं आप, आगे चल प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जिनके हाथ में दूसरों की जिंदगी है। समझना ही बात? एज अ डॉक्टर आपके हाथ में सामने वाले की जिंदगी है। ठीक है, अगर आप एडवर्स कंडीशन में ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे तो पता चला कि हमें कोई आर्टरी काटनी थी और काट दी हमने वेन्स, आदमी मर गया बचाने की बजाय। हमें कुछ और करना था, कर हमने कुछ और दिया, हाथ कांप रहे हैं। तो भैया आप समझिए कि आपने जो जर्नी को मतलब चूज किया है वो बहुत ही टफ है। आपके हाथों में लोगों की जिंदगी है, होप्स है, एस्पिरेशन है। सबसे बड़ी एस्पिरेशन क्या होती है? जितना रहना चाहता है आदमी। आपको उस कंडीशन में एक बड़े मतलब आगे चल के आप में से कई लोग सर्जन बनेंगे, उन्हें भैया कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एडवर्स स्ट्रेस लेवल आप जानते हैं कितना होगा? तो अगर आप स्ट्रेस लेवल में परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। नीट ये बात जानता है। तो नीट आपको वैसे मजे नहीं देगा कि आप घर पे बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे हो, मजा आ रहा है। नीट कोशिश करेगा पूरी की पूरी कि आपके ऊपर इतना स्ट्रेस डाल दिया जाए उस दिन कि आप के नंबर बाय डिफॉल्ट मिनिमम लेवल में पहुंच जाए। यही होता है सबके साथ। जैसे मैं बहुत अपने आप को बहुत हीरो मानता था, नवोदय का टॉपर हूँ, बहुत आता है। जब मैं जेई का एग्जाम देने गया, फेल, खत्म। क्यों? क्या रीजन था कि मैं जब एग्जाम पे गया तो एग्जाम सेंटर के बाहर 5,000 लोग खड़े थे। वो जानबूझ के ऐसा करता है, नीट हो चाहे जेई हो, जानबूझ कैसे करता है, भीड़ बढ़ा देता है। भीड़ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आपके नंबर घट गए वहीं पर कि आपको लगेगा अंदर से बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। नंबर गए आपके। ठीक है, नोटिस बोर्ड एक ही जगह लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को हटाना पड़ेगा, तब जाके आप अपना रोल नंबर और रूम नंबर देख पाएंगे। फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, जब आप पेपर लिख रहे होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, डिसिप्लिन, अगेन एक स्ट्रेस, और आपके चारों तरफ एक आदमी घूमता रहेगा, दैट इज अगेन अ स्ट्रेस। तो वैसे स्ट्रेस माहौल में आपको लगता है कि ये 30 और 40% वाले पोर्शन से आप नंबर स्कोर करने वाले हो? भूल जाइए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 30 से 40%, एक स्मार्ट आदमी क्या करता है,
स्मार्ट आदमी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 से 40% पोर्शन को किताब से फाड़ के फेंक दीजिए, नहीं, ये मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 6 महीने हैं स्टडी के, तो आप 4 महीने उन टॉपिक्स पे लगाइए जिन टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं। क्यों? क्योंकि उन टॉपिक्स में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, और फिर चाहे नींद में भी आपको उठाया जाए ना, आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? ओके, सो दिस इज द स्मार्ट वर्क, दिस इज हार्ड वर्क, जो मैंने अभी समझाया आपको। और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बी स्मार्ट। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए। तो जब आपकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसके पीछे आप अपनी वीकनेस को छुपा पाए, तभी ना आप सिलेक्ट हो पाएंगे बस। समझ में आई बात? अगर आप 6 महीने आपके पास है, अगर आप 4 महीने भी इस पे लगाते हैं, अभी क्या होता है, 6 महीने आपके पास है, 6 के 6 महीने आप इस पे लगाते हैं, आप उसके बारे में सोचते नहीं जो आपको आता है। ठीक है, मैं क्या आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 6 महीने आपके पास है, आप 4 महीने लगाइए उन टॉपिक्स पे जिनमें आप स्ट्रांग हैं, ताकि आप एक्सपर्ट बन जाए उन टॉपिक्स में, और रिमेनिंग 2 महीने उन टॉपिक पे लगाइए जो आपको नहीं आते हैं। एटलीस्ट बेसिक सवाल आया तो आपको दुख नहीं होगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। टफ सवाल आया तो वो तो सॉल्व वैसे भी नहीं होना था, आप 6 महीने भी लगा दोगे तब भी सॉल्व नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग या नहीं? तो बी स्मार्ट, आपको नंबर चाहिए भैया। एग्जाम हॉल में गुजारा गया 3 घंटा आपकी लाइफ के 3 साल की मेहनत के बराबर है। 11, 12 और 12 पास करके आप जो कोर्स कर रहे हो, तो 3 साल की मेहनत आपको 3 घंटे में बतानी है। एक एक पल कीमती है। अगर आप टफ सवाल सॉल्व करने के चक्कर में 10 मिनट निकाल दिए, तो आपने 10 आसान सवाल सॉल्व करने का समय बर्बाद कर दिया, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस घट गए। ठीक है, तो हार्डवर्किंग स्टूडेंट यही कहते हुए पाया जाता है, 2 नंबर से नहीं हुआ मेरा, 10 नंबर से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया जहां से उसके नंबर आने चाहिए थे। वो हमेशा उसी में लगा रहा कि भैया ये मेरे को नहीं आता, ये मेरे को नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपको नहीं आता वो आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बट जो आपको आता है भैया, उसमें अगर आप आधा समय भी दोगे ना, तो आपके मार्क्स पक्के हैं, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? भाई सीधी सी बात है, पुराने जमाने की कहावत है, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो। भगवत गीता में लिखा है कि अगर कर्म करते रहोगे तो फल मिल जाएगा। वो पुराने जमाने में वैलिड था, सतयुग में। आज के टाइम पे वैलिड नहीं है। आज के टाइम पे आप अगर काम कर रहे हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो एक ना एक दिन लोग आपको पागल बोलेंगे, लिटरली बोलेंगे। जैसे अभी क्या है, आप 12th पास हो, 1 साल आप मेहनत और कर लो, चलो 1 साल आपका सिलेक्शन अगर मान लेते बसरते नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे मेरे साथ हुआ, 12th पास करने के बाद मुझे पता चला आईआईटी के बारे में, मैं गया आईआईटी की तैयारी करने। ठीक है, 1 साल मेरा नहीं हुआ आईआईटी में, पता ही चला था भाई, पहले साल में नहीं हुआ, तो लोगों ने तुरंत बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बहुत हीरो बनता था, ये है वो है। लोग इसी इंतजार में आप कब फेल होते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है भाई साहब, कि भाई साहब वही काम करो जिससे फल मिले। अगर किसी काम करने से फल नहीं मिल रहा है, तो भैया पागल हो क्या, क्यों कर रहे हो? ठीक है, हार्डवर्क क्या है भाई साहब, जैसे एक रूम में मैं आपको बंद कर दूं और बोलूं बाहर निकलो, हार्डवर्क है, आप दीवारों पे फोर्स लगा रहे हो, डायरेक्शन नहीं है आपके पास, फोर्स है, आप लगाए जा रहे हो, दीवारों को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या दीवार हिलने वाली है? आपको पसीना आ जाएगा, नो डाउट आपने एनर्जी वेस्ट की, लेकिन क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या फोर्स की डायरेक्शन में कोई दीवारें हिल जाएंगी? नहीं, आपने काम किया है जीरो टेक्निकली। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन है, आप दरवाजे पे फोर्स लगाओगे तो बाहर निकल पाओगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम का पार्ट मत बनिए, सॉल्यूशन का पार्ट बनिए। सॉल्यूशन क्या है? आपको अपने मैग्नीट्यूड तो बढ़ाना ही है, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन एक ऐसे तरीके से हार्डवर्क करना है कि मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिले। आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार हाँ या ना बोल दीजिए प्लीज। Yes, sir. 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 इतना लंबा सर बोलने की जरूरत नहीं है यार। यस सर, सुनाई दे रहा है। एनीवे, ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रेटजी आप जरूर लगाइए। ये केवल मेरे, अगर आप मेरे सब्जेक्ट में, अगर आप मेरे सब्जेक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, तो मैं तो पक्का आपसे बोल रहा हूँ आप ये स्ट्रेटजी लगाइए।
लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट सिलेक्ट क्यों हुआ हूँ, मैंने ये स्ट्रेटजी लगाई है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में लगाई है। ठीक है, जैसे मेरे टाइम पे एक सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, नो डाउट मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ तो मेरे को पसंद होगा ही, लेकिन उसका एक टॉपिक था प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्रोबेबिलिटी नाम का एक टॉपिक होता है, मेरे को कभी समझ में नहीं आया वो टॉपिक। आज भी मैं ये बोल रहा हूँ, आईआईटी में मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर 4 कोर्स किए हैं, लेकिन आज भी अगर आप मेरे से नया सवाल देते हो टफ लेवल का, मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे सिलेबस में था ही नहीं, मैंने उस पर समय बर्बाद किया ही नहीं। मैंने कहाँ समय लगाया मैथमेटिक्स में? जो टॉपिक मेरे को आते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये मेरे को बहुत पसंद था, मैंने उनके ऊपर एक्सपर्ट बन गया। मैं आज भी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल, कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी कहीं से ले आए, ठीक, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सवाल मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मैं हार्ड वर्किंग, मेरे साथ तैयारी करते वक्त एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था जो मेरे से भी ज्यादा पढ़ाई करता था, एमपी बोर्ड का टॉपर था, 96% नंबर। ठीक है, उसने, उसकी भी हालत वही थी, मेरी गांव के पास का था वो। ठीक है, मैं यूपी का हूँ, यूपी एमपी बॉर्डर का, वो एमपी का था, दूसरे जिले का, लेकिन पास के होने की वजह से हम लोग एक ही रूम में शेयर बेसिस पे रहते थे। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि नहीं, मैं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ के ही रहूंगा भाई, चाहे कुछ हो जाए। उसने 10-12 किताबें मंगाई, ठीक है, रशियन ऑथर्स की, और खूब पेल के प्रोबेबिलिटी पढ़ा, 4 महीने लगा दिए उसने प्रोबेबिलिटी में। फाइनल एग्जाम में क्या है, फाइनल एग्जाम में मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा था, लेकिन बेसिक तो पढ़ाई था ना। मैंने क्या बोला, फाड़ के नहीं फेंकना है, मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो बेसिक लेवल के एक सवाल आया सिंपल मेंस में, एक सवाल आया टफ। सिंपल वाला मैंने भी सॉल्व कर दिया, उसने भी सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला बेस्ड था। टफ वाला सवाल मैंने देखते ही छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी ने 4 महीने मेहनत की थी। उसने भाई साहब दिल लगी के साथ 10 मिनट लगाए और 10 मिनट बर्बाद किए, और उसका आंसर भी गलत आया। बताइए फायदा किसका हुआ? मेरा हुआ है नहीं। मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, और वो मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग होने के बाद भी, 100% करने के बाद भी, वो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके बाहर निकले, SGITS इंदौर से पढ़ाया हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये चीजें होती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी टॉपिक को कमतर मानिए, किसी को अधिक मानिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होनी चाहिए। भाई कोई भी युद्ध है, आपके पास अलग अलग हथियार हैं, तलवार है, भाला है, ठीक है, स्पीयर है, बंदूक है। भाई अगर आपको पहले से पता होगा ना, भाई देखो, मर तो कोई भी सकता है युद्ध के अंदर, फेल तो कोई भी हो सकता है। अब अगर युद्ध में मैं आपकी तरह बात करूं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की तरह, तो वो युद्ध में कूदने के बाद सोचेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे तलवार चलानी है या भाला फेंकना है या क्या करना है। समझ रहे? ये है हार्ड वर्किंग। ठीक है, तब तक कोई सामने वाला आदमी आपको तलवार से मार चुका होगा, लेकिन जो स्मार्ट वर्क वाला आदमी होगा, उसे पहले से पता होगा कि मैं तलवार बहुत बढ़िया चलाता हूँ, तो जैसे ही मैं युद्ध में कूदूंगा ना, मैं तलवार निकाल के ही कूदूंगा, 4-5 को तो मारूंगा। एटलीस्ट बाद में मेरे को ये अफसोस तो नहीं होगा कि भाई जो टॉपिक मेरे को आते थे वहां से नंबर नहीं आए। दिस शुड बी द स्ट्रेटजी, दिस शुड बी द आइडियोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, समझना ही बात। लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के मेंटर्स का जो सब्जेक्ट को लेके मतलब फ्लो है वो अलग हो सकता है, आप उनकी बात सुनिए। बट मेरे सब्जेक्ट में आप इतना कर लीजिए, आपके कम से कम 150 नंबर मैं दिलवा दूंगा, मिनिमम बोल रहा हूँ। और थोड़ा सा भी अगर आपने और मेहनत किया तो आप 170-180 तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए, Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया भाई जनरल डिस्कशन, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क वाला। तो बी स्मार्ट, आप सभी लोग स्मार्ट हैं जिस तरीके से आप लोग बातें कर रहे हैं उस हिसाब से। अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है भाई साहब आपके लिए, वो है केमिस्ट्री। नाम है इसका हिंदी में रसायन, लेकिन इसमें कोई रस नहीं होता है, नीरस होता है, कुछ है ही नहीं। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आप सभी लोग जानते हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें जो हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव है, मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिकल ब्रांच है क्वांटिटेटिव। इसमें पूरा मैथमेटिक्स होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले के अंदर आपको गिवन डेटा को सेट करना होता है। सो दैट इज प्योरली मैथमेटिकल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम यही बात करते हैं कि हमने इतना अमाउंट इसका लिया,
उतना अमाउंट उसका लिया, बताओ कितना अमाउंट बन गया, मोल कंसेप्ट। ठीक है, अगर मैंने इतना अमाउंट लिया, उतना अमाउंट लिया और रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो बताओ कितना प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम। बताओ रिएक्शन की रेट कम है या ज़्यादा है, केमिकल काइनेटिक्स। बताओ रिएक्शन में हीट निकल रही है, हीट जुड़ रही है, थर्मोडायनेमिक्स। बताओ रिएक्शन अपने आप हो रही है या जबरदस्ती कराई जाती है, स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी, थर्ड लॉ। ऑफ कोर्स physical chemistry is the essence of chemistry based on mathematics, you can say. समझ में आ रही बात? So physical chemistry mathematical branch है, क्वांटिटी पे बात करता है। तो जब भी क्वांटिटीज की बात आए कि भैया कितना, कब हो, कब तक, कैसे होगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन मार्क पूछे जा सकते हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अगला जो सेक्शन है जो कि प्रिसाइजली डिवाइडेड है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी आज से 100 साल पहले, क्योंकि आज से 100 साल पहले कार्बन के बारे में कोई चीज नहीं जानता था, ग्रेफाइट, डायमंड, बस बात खत्म। रिसेंटली पता चला है कैटिनेशन पावर, और उसके बाद फिर धीमे धीमे मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि भैया आज उनको हमें पी ब्लॉक एलिमेंट से सेपरेट करना पड़ा और अलग से एक केमिस्ट्री बनानी पड़ी। तो ये तो आप जानते ही हैं, कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट क्वांटिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव स्टडी। सो समझिए इस बात को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या अंतर है। देखो भाई, क्वालिटेटिव स्टडी इज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैं अगर आपकी स्टडी करना चाहूँ, ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टडी क्या होगी भाई साहब आपकी, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे अगर मैं आपकी स्टडी करूँ तो मैं क्या क्या लिखूंगा अपनी नोटबुक में, आपकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितना है, हाइट कितना है, वजन कितना है, आपके अंदर कितना मोल है, आपके अंदर कितना ग्राम कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, ये सब एनालिसिस आएगी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलेगा भाई कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या कलर है, जैसे आपका कलर क्या है, अगर मैं आपको एक पिन चुभाऊं तो आपको कितना दर्द होगा, आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, मैं आपको गर्म कर दूं जबरदस्ती बोल बोल के तो आप कितनी हीट विथस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आती है क्वालिटी की बात, क्वालिटेटिव स्टडी, कि कोई कंपाउंड लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, गर्म कर देने पे उसका कलर बदल जाता है, या एक्सप्लोजन हो जाता है, या कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लग जाती है। ये सब चीजें जो है ये सब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। समझ में आई बात? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वांटिटीज की बात नहीं होती है, क्वालिटीज की बात होती है कि आप कितने स्टेबल हैं, आप कितने अनस्टेबल हैं, आपका कलर क्या है, गर्म कर देने पे कलर बदल गया क्या, एयर के साथ रिएक्शन में क्या हुआ, वाटर के अंदर डालने पे क्या होता है। ठीक है, ये सब जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है दैट इज गिवन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नो डाउट सबके अपने अपने टॉपिक्स हैं, सब अपने अपने तरीके से पढ़े जा सकते हैं। ये बात पक्की है कि अगर थोड़ा सा भी आप पेन लें, तो थोड़ा सा भी मेहनत करें, तो दिस इज 100% एक्सप्लेनेबल। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, 100% एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल। ठीक है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन बना सकते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री रेदर ऑन मगिंग अप द फॉर्मूलाज एंड ऑल। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें 100% मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, समझ के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कुछ पोर्शन क्वांटिटी वाला है और कुछ पोर्शन क्वालिटी वाला है। क्वांटिटी वाला पोर्शन तो एक्सप्लेनेबल है, जैसे कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस से ही जुड़ेगा, मतलब मैकेनिज्म्स दैट कैन बी एक्सप्लेन। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, मतलब लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आई बात? तो ये चीज ऐसी है जो कि मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 90 to 95% एक्सप्लेनेबल, रिमेनिंग आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन वाले कंपाउंड का नाम मीथेन होता है, अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया एक कार्बन के लिए मैथ क्यों लेते हैं, 2 कार्बन के लिए एच क्यों लेते हैं, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है। बेसिस क्या है, आईयूपीएसी में 10 लोग बैठे, उन्होंने एक टेबल बना के दे दी कि 10 कार्बन होंगे तो उसको हम टेक बोलेंगे, देखिए खत्म। समझ में आई बात? तो कुछ चीजें याद करने वाली होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन मैक्सिमम चीजें समझने वाली होंगी। नो डाउट 90 से 95% पोर्शन कैन बी एक्सप्लेन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत है
केवल 20% पोर्शन ऐसा है, अराउंड 20 to 30% पोर्शन जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये आपको इसमें मैक्सिमम चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मग अप इसे हम बोल सकते हैं, मगिंग अप, ठीक है। जैसे कोई कंपाउंड लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पीछे आप ये पूछें कि सर ये कंपाउंड लाल क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। अगर मैं फिर भी आप पीछे पड़ जाएंगे, मैं बोलूंगा कि बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल लाल कलर की रेस को ही वो रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको लाल दिखाई देगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? नो कमेंट्स, समझे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आपका याद रखने वाला मतलब मेमोरी पावर काम आएगा, समझ में आई बात। तो जब भी हम कहीं भी केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं करते हैं। रीजन क्या है भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत नहीं करने का? क्योंकि जो चीजें रटने वाली होती हैं, ठीक है, वो उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं आप। मान लेते हैं मैंने आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, तो आज से 3 महीने बाद आप वापस से उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आज थे, ठीक है। केवल 20 से 30% पोर्शन ही आपको याद रहेगा क्योंकि वो आपने समझा था, रिमेनिंग सारा का सारा आप भूल जाएंगे। तो जनरली आप देख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जब जहां भी तैयारी होती है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि एग्जाम के जितने करीब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, चांसेस है कि एग्जाम में आपको उतनी ज्यादा चीजें याद रहेंगी। तो हमारा जो तरीका रहेगा वो सेम है, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले या तो हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करने का मतलब मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करना चीजें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने का मतलब जीओसी से स्टार्ट करना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देना। आप लोग कोई 11th-12th में पढ़ने वाले लोग तो है नहीं कि मुझे 11th का सिलेबस भी खत्म करना है 1 साल में, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि हम एक एक पोर्शन समाप्त करते जाएंगे। सबसे पहले या तो हम फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ेंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ेंगे, समाप्त। फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ेंगे, समाप्त। और फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ेंगे और लास्ट में उसे समाप्त कर देंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीनों ही पढ़ने के लिए एक अलग प्री रिक्वेजिट है, और वो प्री रिक्वेजिट क्या है? उसका एक पुराना नाम था जनरल केमिस्ट्री। इसके बिना जब तक आप जनरल केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तब तक ना ही आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, ना ही ऑर्गेनिक में और ना ही इनऑर्गेनिक में। जनरल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब आपके आज के सिलेबस के हिसाब से। पहले तो सब कुछ जनरल केमिस्ट्री ही था, अब है एक तो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एंड चैप्टर 4 क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग। तो भैया आप कोई भी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बात पक्की है कि आपको एक बार इन 3 टॉपिक की रीडिंग तो लगानी ही पड़ेगी। जैसे आप अगर मोल कंसेप्ट ही पढ़ रहे हो तो जब तक आप एटम के बारे में नहीं जानते आप क्या ही मोल कंसेप्ट पढ़ लोगे? एटॉमिक मतलब कंजर्वेशन की बात ही नहीं हो सकती जब आप एटम के बारे में नहीं जानते, मॉलिक्यूल के बारे में नहीं जानते, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते, तो आपको केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब तक आप स्टेबिलिटी के बारे में नहीं जानते तब तक आप क्या कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन कर ही नहीं सकते। बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्यों टूटते हैं, ये सारी बातें आप नहीं कर सकते। तो ये जो 3 टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसका बेसिक आइडिया तो आपको क्लियर होना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं पता तो तब तक आप कार्बन में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, जब तक आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं जानते तब तक आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते, तब तक आप शेप के बारे में बात नहीं कर सकते कि एल्केन का शेप टेट्राहेड्रल होता है, एल्कीन का प्लेनर होता है और एल्काइन का क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। ओके, सो अब आपके ऊपर है, आप बताइए मेरे को। चलिए अब मैं आपको डिस्कशन का पार्ट बनाता हूँ, तो बताइए कहाँ से स्टार्ट करने में आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या पढ़ा जाए? Physical. सर फिजिकल केमिस्ट्री। Physical. ओके,
आप सभी लोग क्या कहते हैं, Sir, मतलब physical. Sir, physical केमिस्ट्री। रुकिए, ठीक है। देखो, केवल और केवल बोलने वाले का अधिकार नहीं देखना है हमें, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं तो क्यों ना आप चैट बॉक्स में फिजिकल के लिए P, ऑर्गेनिक के लिए O लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपका पसंद है फिजिकल तो P रिप्लाई कर दीजिए, और अगर आपका पसंद है ऑर्गेनिक तो O रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वोटिंग हो जाएगी, हम सिलेक्ट कर लेगा, मैक्सिमम लोगों की चॉइस हो जाएगी। मैक्सिमम लोग P है, O वाले दो मिले, मैक्सिमम लोग P है, O वाला 3 मिला, मैक्सिमम लोग, अच्छा O वाला 4 हो गया, O बहुत ज़्यादा, ऐसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, एक ही काउंट होगा, 5, 6, एक ही आदमी है क्या बार बार लिख रहा है? भैया एक बार ही वोट करो यार, बार बार वोट मत करो। सर गलत एक ही बात, आदमी बार बार लिखते हैं। गलत बात, ऐसे मत करो, है सिंसियरिटी मेंटेन करोगे, ऑनेस्टी रखो अपने अंदर, ऐसे मत करो। चलो, तो मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि फिजिकल से स्टार्ट किया जाए। चलिए, नो डाउट हम लोग फिजिकल से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या आपको करना है। फिजिकल से भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें जनरल केमिस्ट्री पढ़ना है। सबसे पहले हम जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक्स खत्म करेंगे। जनरल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, ठीक है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर की। फिर हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, जनरल आइडिया, एटम्स कितने होते हैं, उनको हम कैसे अरेंज करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में कैसे मतलब मैं कहूँ वेरिएशंस होता है, ठीक है, जनरल आइडिया होना ही चाहिए। फिर हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक तो हम पहले पढ़ ही लेंगे जनरल केमिस्ट्री के, उसके बाद फिर हम मोल कंसेप्ट से फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। सो दिस विल बी आवर सीक्वेंस, ठीक है। सर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे क्या? कौन बोला भाई? सर एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे क्या, मतलब उसको साथ में कब रख के? बोला मैंने? मैं पूछ रहा हूँ सर। पूछ रहे हो भाई? देखो Yes, भाई, नीट हो या जेई हो, जब से रिसेंट टाइम में जब से एनटीए ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है, आप ये देख पाएंगे कि एनसीईआरटी इज योर कोर बुक। बिना एनसीईआरटी के आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। सीधा सवाल आता है एनसीईआरटी से, सीधे सवाल आने लग गए, इवन बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में तो आते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी शुड बी योर व्हाट, मैं कहूँ कि बुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है। समझ में आई बात? इसमें जितना लिखा है वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी ही मेन बुक है, ओके। होता क्या है, हमें 0 पे हम, तो हमें सबसे पहले थ्योरी चाहिए, एक्स पे जाना है, सो दिस इज बोर्ड। और फिर हमें उसकी एप्लीकेशंस पढ़ती है। जैसे हमने पढ़ लिया मोल क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो फिर हमें सवाल सोल्व करने हैं। सवाल में आएंगी अलग अलग चीजें, अलग अलग कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें आती हैं। वो किससे सॉल्व होती हैं? एप्लीकेशन से, ठीक है। तो बेसिस जो है, मतलब जो थ्योरी है, दैट इज एनसीईआरटी, नो डाउट। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो तो आपको आना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको मॉड्यूल, हम लोग आपको मॉड्यूल देंगे, डीपीपी देंगे, है कि नहीं, आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पे एप्लीकेशंस के बहुत सारे मतलब सवाल आपको डेली मिलते रहेंगे। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं है और सवाल करना चाहते हैं तो आई कैन ऑल्सो रिकमेंड अ बुक, जो कि आपको ज़्यादा मतलब फायदा करेगा, उसमें और भी ज़्यादा सवाल होंगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो सवाल ही सॉल्व करना मेन बात है, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो 2 स्टेप्स चढ़ने होते हैं एक स्टूडेंट को। तो आप यहाँ पे आपको सबसे पहले थ्योरी चाहिए, थ्योरी पूरा एनसीईआरटी है, जिसको आप बोलते हैं ट्यूशन नाम की कोई चीज़, और नीट जेई की तैयारी नाम की चीज़ अलग अलग नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। पहले आपको बेसिस बनाने हैं, जैसे न्यूटन लॉ एक क्या है, थ्योरेटिकल चीज है। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को आपने डेफिनेशन याद कर लिया, बोर्ड हो गया। लेकिन न्यूटन लॉ पे सवाल कितने होते हैं? इनफाइनाइट,
आप जितनी किताबें खोलोगे सवाल ही सवाल है, लाखों करोड़ों सवाल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाना ये आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें सिखाऊंगा, एनसीईआरटी में जितनी थ्योरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद कैसे उसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया? जिस भाई साहब का डाउट था वो एक बार जरूर मेरे से बात करें। ये पोको X3 Pro जो है, भाई साहब या मैडम जो भी हो आप बिल्कुल अपना ओरिजिनल नाम लिखिए, ठीक है। इतनी प्रोफेशनलिज्म तो आपके अंदर अभी से आ जानी चाहिए कि आप जब भी कभी किसी ग्रुप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो आपका ओरिजिनल नाम दिखे, ताकि मैं आपको एड्रेस कर पाऊँ, ठीक है। आगे अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या आप फिर लिखोगे पोको X3 Pro, तब आप लिखोगे डॉक्टर XYZ। तो भैया वो वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने नाम ओरिजिनल लिखिए भाई साहब, सभी लोग ये फालतू के नामों में मत पढ़िए, सिंसियर रहिए, ठीक है। एक आइडियल स्टूडेंट का काम होता है जो क्लास होने वाली है उसको एक बेसिक लेवल पे प्लानिंग करके पढ़ ले, बेसिक थ्योरी पढ़ ले, ताकि वो क्लास में ज़्यादा कनेक्ट करे, क्लास में प्रॉपर अटेंटिव रहे, सिंसियर रहे, और क्लास में जितना होमवर्क दिया गया है वो उसी दिन सॉल्व कर ले। अगर आप ये 3 स्टेप लगाते हैं कोई आपका सिलेक्शन नहीं रख सकता, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोला कि मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा, तो अगली क्लास में आने से पहले आपका दायित्व क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी बुक आपके पास हो, जो भी नोट्स आपके पास हो, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शुरुआत के 5-6 पेजेस पढ़ लीजिए, ठीक है। वो आपको समझ में आए या ना आए, कुछ टर्म्स तो समझ में आएंगी ना, कुछ टर्म आपके दिमाग में रह जाएंगे, तो जब अगली दिन क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, तो आप ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे कि अरे हाँ ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, चलो अब क्लियर होगी, ठीक है। तो प्री प्लानिंग बिल्कुल करके आइए, ठीक है। अगले अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आइएगा, शुरुआत के 10 पेज 5 पेज नोट्स में, एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से, जो भी किताब आपके पास हो, ठीक है, ओके। तो वो आप पढ़ के आइएगा। उसके बाद क्लास के अंदर अटेंटिव रहिए, ठीक है। अपने जो भी डाउट है उनको पूछिए, ये मत सोचिए बगल वाला क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा या सर क्या सोचेंगे, ठीक है। ये मत सोचिए कि बहुत आसान डाउट होगा, सर हंसेंगे, हंसने दीजिए, सर को हंसने दीजिए, बगल वालों को हंसने दीजिए, सेल्फिश बनिए। एज ए स्टूडेंट आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपने बारे में सोचिए, दूसरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? ओके। एंड तीसरा काम, जो आपको काम दिया गया है बॉस, उसको आप करिए, ये नहीं कि उसको आप बहाना बनाने लग जाइए कि हाँ सर हो गया है, क्योंकि अब फिजिकली तो आपको चेक कर नहीं सकते। अब आप अगर झूठ बोलने लग जाओगे तो मैं तो यही मानूंगा कि आपने कर रखा है, बट ऑनेस्टी रखिए, एज ए स्टूडेंट आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। स्टूडेंट हमेशा अपने अधिकारों की बात करता है बट अपने कर्तव्यों की बात नहीं करता है। आपका कर्तव्य है कि आप आइडियल स्टूडेंट बने, ठीक है। तो आप कभी भी झूठ मत बोलिए, आपने नहीं किया है और टाइम ले लीजिए, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका मेंटर बोल रहा है वो उस चीज़ को फेस कर चुका है, उस एग्जाम को पास कर चुका है, दैट मीन्स उसे पता है कि भाई कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप खुद से निकल सकते हैं तो फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, ओके। किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से मेहनत करिए, समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, ओके। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं आपका मेंटर हूँ, तो आपको मेरे सामने सम्मिश्र होना पड़ेगा, ठीक है। समर्पण कर दीजिए, जैसा बोला जाए वैसा काम करिए, तभी काम होगा, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा, तभी रिजल्ट आएगा। चलिए, आज मैंने बहुत बातें की आपको, जनरल बात, इंट्रोडक्शन क्लास, होपफुली आपको पसंद आया होगा, कुछ नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, एग्ज़ाम को कैसे सोचना है, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। होपफुली मेरी इन बातों का आपको लास्ट तक इम्पैक्ट देखने को मिले, और अगर आप इस तरह से चलते हैं तो एक ना एक दिन आप सभी लोग के आगे डॉक्टर वगैरह लग जाए, मेरी यही इच्छा है। धन्यवाद आज के लिए, ठीक है। आप लोग कुछ भी Thank बोलना you, चाहते हैं sir. तो बोल सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मैं ये जो भी मैंने नोट्स बनाए, ये मैं, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें नोट्स का, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप देख लीजिए, कोई पेज आप देखना चाहते हैं, अदरवाइज मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
और उसे जो भी आपको समझना है कभी बीच में, क्योंकि शुरुआत में जोश बहुत ज़्यादा होता है, धीमे धीमे कम पड़ जाता है, तो वापस से ये पेज देख लिया करिए तो आपको पता चल जाएगा भैया जोश मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, वही वाला डायलॉग, हाउ इज द जोश, हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जुनून मेंटेन रखिए, लास्ट तक सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सुना मेरे को आज। होपफुली अगली क्लास में अपन लोग कुछ सब्सटेंशियल पार्ट खत्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।